नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का प्रतियोगिता वर्ल्ड की यूट्यूब क्लास में। एक बार पुनः मैं सोम सिंह एक नए चैप्टर के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। आज का जो चैप्टर है हमारा वर्णमाला है और ये वर्णमाला चैप्टर आप लोग जानते ही हैं कि प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में यहाँ से 2-3 प्रश्न या 1-2 प्रश्न बन ही जाते हैं। तो इस लेवल का आज मैं आपको बताऊँगा, इस लेवल की चीज़ें आपको बताई जाएंगी कि प्रत्येक परीक्षा में आने वाले प्रश्नों को आप आसानी से हल कर पाएंगे। तो जो आज का हमारा चैप्टर है वर्णमाला है। वर्णमाला में आज के वीडियो के माध्यम से हम आपको स्वर पूरा पढ़ाएंगे, उसके बाद अगले वीडियो के माध्यम से व्यंजन बताएंगे। तो चीज़ों को आसानी से समझने का प्रयास कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो पूरा देखे आप बिना ठीक से चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो वर्णमाला क्या होता है, सबसे पहले हम वर्णमाला पढ़ रहे हैं तो वर्णमाला क्या है ये हम जान लेते हैं। तो वर्णमाला बोला जाता है वर्णों के व्यवस्थित और सार्थक समूह को हम बोलते हैं वर्णमाला। कुछ वर्ण हैं, उनके सार्थक और व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला बताते हैं। और अब आखिर वर्ण क्या है ये हम जानते हैं। तो मैं जो बोल रहा हूँ आप लोग चाहें तो एक पेन और कॉपी ले लीजिए, आप लोग लिख भी सकते हैं, नहीं तो मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक, वर्णों के व्यवस्थित और सार्थक समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक, तो वर्णों के कुछ व्यवस्थित और सार्थक समूह को हम क्या बोलते हैं, वर्णमाला है। ठीक, अब आखिर वर्ण क्या है इसके पहले हम जान लेते हैं आखिर वर्ण क्या है। तो वर्ण की परिभाषा आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ध्वनि के लिपि चिन्हों को वर्ण कहा जाता है। ध्वनि के लिपि चिन्हों को वर्ण कहा जाता है। ठीक, या आप लिख सकते हैं ऐसी ध्वनि जिनके और भाग या खंड किए जा सकें, वर्ण कहे जाते हैं। ऐसी ध्वनि जिनके और खंड या भाग किए जा सकें वो क्या कहलाते हैं, वर्ण कहलाते हैं। या ध्वनि के लिपि चिन्हों को हम वर्ण बोलते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। आखिर ध्वनि के लिपि चिन्ह का मतलब क्या है कि भाषा के सबसे छोटी अगर भाषा की इकाइयों के बारे में हम बात करें तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या है, वर्ण है। लेकिन अगर मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई अगर बात की जाए तो क्या होगी, तो ध्वनि होगी। तो मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, और अगर इसी ध्वनि को लिख दिया जाए तो क्या होगा, ये वर्ण होगा। ठीक है, तो अगर आपसे पूछता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है तो वर्ण है। या फिर ऐसे आप बोल सकते हैं कि ऐसी ध्वनि जिनके और खंड किए जा सकें या जिनके और भाग किए जा सकें, जिनको और तोड़ा जा सके, वो क्या होते हैं, वर्ण होते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। अब इन्हीं वर्णों के समूह को और व्यवस्थित और सार्थक समूह को हम वर्णमाला बोलते हैं। तो वर्णमाला पूरा पढ़ेंगे, लेकिन आगे अभी थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि जो भाषा की इकाइयाँ हैं कौन कौन सी इकाइयाँ हैं, कैसे क्या होती हैं। जैसे कि वर्ण हो गया, अभी अक्षर बताएंगे आप लोगों को, फिर ठीक है, फिर शब्द बताएंगे, फिर उसको बताएंगे पद क्या होता है, फिर बताएंगे वाक्य क्या होता है, फिर अन्वयित क्या होता है। थोड़ा सा जान लीजिए इसके बारे में, फिर आगे शुरू करते हैं। ठीक है, तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वर्णों के व्यवस्थित और सार्थक समूह को वर्णमाला बोलते हैं और ध्वनि के लिपि चिन्हों को हम वर्ण कहते हैं।
ऐसे ध्वनि जिनके और भाग या खंड किया जा सके वर्ण कहलाते हैं, ठीक है ना, वर्ण कहे जाते हैं। चलिए उसके बाद अब देखते हैं अक्षर क्या होता है। सामान्यतः वर्ण और अक्षर की जब बात आती है तो हम समझते हैं कि जो वर्ण है वही अक्षर है और जो अक्षर है वही वर्ण है, लेकिन जब कभी वर्ण विन्यास की बात आती है तो वर्ण और अक्षर में अंतर हो जाता है, ठीक है। तो अक्षर क्या होते हैं? अक्षर ऐसे ध्वनि जिनके और भाग या खंड न किए जा सके उन्हें हम बोलते हैं अक्षर, ठीक है। अक्षर का मतलब ही होता है कि न क्षरण होना, अक्षर मतलब जिसका और क्षरण ना हो सके वो बोलता है अक्षर। और वर्ण क्या होता है? ऐसी ध्वनि जिनका और क्षरण हो सके, जिनका और खंड हो सके, जिनके और भाग हो सके उन्हें हम बोलते हैं वर्ण, ठीक है। तो फिलहाल अगर आपसे पूछा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है तो आप बताइएगा वर्ण। अगर आपसे पूछा जाता है कि मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है तो आप बताइएगा ध्वनि। और इसी ध्वनि को जब लिख दिया जाता है तो वही हो जाता है वर्ण। और वर्ण और अक्षर समानता हम एक ही समझते हैं, लेकिन जब कभी वर्ण विन्यास की बात आती है तो वर्ण और अक्षर में अंतर हो जाता है। आखिर वर्ण विन्यास क्या है तो समझिएगा, व्यंजन जो होते हैं वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तो स्वर और व्यंजन आपस में मिल करके शब्द या अन्य चीज़ों का निर्माण करते हैं, ठीक है, शब्द या पद, ठीक है, इनका निर्माण करते हैं। तो जब हम कभी किसी शब्द में किसी वर्ण में से जब स्वरों को और व्यंजनों को अलग कर देते हैं, मान लीजिए कोई लिखा गया वर्ण, जैसे मान लीजिए लिखा गया है क, ठीक है, तो आप लोग इसको देख रहे होंगे, जिन कुछ लोगों को तो पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। तो इसमें स्वर भी है और व्यंजन भी है, ठीक है। अगर इसको हम अलग करते हैं तो ये हमारा है क व्यंजन और इसमें लगा हुआ है अ, दोनों मिलाकर के क्या बन रहा है? क बना रहा है, ठीक। जब व्यंजन केवल व्यंजन लिखा जाएगा बिना स्वरों की सहायता से, स्वर को अलग कर दिया जाएगा तो क इस प्रकार से लिखा जाएगा ऐसे, और ये अ लगा हुआ है, ठीक। जब दोनों को मिला करके लिखा जाता है तो इस प्रकार से लिखा जाता है जैसे यहाँ पे लिखा गया, ठीक। तो इन दोनों को अलग करने की जो क्रिया है इसी को बोलते हैं वर्ण विन्यास। तो जब हम वर्ण विन्यास करेंगे तो अक्षर का अपना महत्व होगा और वर्ण का अपना महत्व होगा, ठीक है। आखिर अक्षर क्या होता है? जिनके क्षरण और ना हो सके, ठीक है। और वर्ण क्या होते हैं? जिनका क्षरण और होता है, ठीक। चलिए देखते हैं उदाहरण के माध्यम से कि अक्षर क्या है और वर्ण क्या है। जैसे मान लीजिए एक शब्द है कमल। इसमें आपसे पूछा जाए कि इस कमल शब्द में कितने वर्ण हैं, कितने अक्षर हैं, तो चलिए देखते हैं कितने हैं। इसका हम वर्ण विन्यास करेंगे। सबसे पहले इसको हम तोड़ेंगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क, अ, म, अ, ल, अ। तो इस कमल शब्द में 6 वर्ण हैं और 6 अक्षर हैं और 3 वर्ण हैं। 3 वर्ण कौन कौन से हैं? क है, म है, ल है। ये 3 क्या हैं? वर्ण हैं। इनका और क्षरण हो रहा है, इनमें और तोड़ फोड़ हो रहा है और विभाजन हो रहा है। अभी देखिए क है, इसको हम क में 2 भागों में बांट दिए, क को, म को 2 भागों में बांट दिए, उसके बाद ल को 2 भागों में बांट दिए। तो जिनका क्षरण हो रहा है वो क्या होते हैं? वो वर्ण होते हैं। लेकिन जिनका क्षरण नहीं हो रहा है वो क्या होते हैं? अक्षर होते हैं। अब ये क है बिना स्वरों के, और ये अ है, ये म है बिना स्वरों के, अ है बिना स्वरों वाला, ल है, अ है। इनमें और ज़्यादा आप तोड़ फोड़ नहीं हो सकता है, इसको और ज़्यादा भागों में हम विभाजित नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या है? ये है अक्षर। 1 2 3 4 5 6 अक्षर हैं इस शब्द में और 3 क्या हैं? वर्ण हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोगों को वर्ण और अक्षर समझ में आया होगा। इसके बाद कुछ वर्णों के मेल से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। कुछ वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे शब्द पूछा जाएगा क्या होता है तो आप लोग लिख सकते हैं वर्णों के मेल से शब्दों का निर्माण होता है। जैसे अभी आपको बताएं हम कमल, ठीक।
और इसमें 3 वर्ण हैं, एक क है, एक म है और एक ल है। ठीक, ये 3 वर्ण हैं इसमें, और एक कमल एक शब्द है। ठीक, तो समझ में आया होगा कैसे है। इसमें स्वर और व्यंजन दोनों हैं। अब इसको अगर हम वर्ण विन्यास करते हैं तो इसका हो जाएगा आधा क अ, इसका करते हैं तो आधा म प्लस अ, इसका करते हैं तो आधा ला प्लस अ। ठीक, तो इस प्रकार से फिर वही हो गया। ये कमल एक शब्द है और ये जो शब्द बना हुआ है ये वर्णों से मिलकर के बना हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए कि कमल शब्द में कितने वर्ण हैं, 3 वर्ण हैं, कितने अक्षर हैं, 6 अक्षर हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको शब्द समझ में आया होगा। अब उसके बाद जो अगली इकाई होती है पद। पद क्या होता है? पद क्या होता है? तो शब्द और पद एक ही होते हैं, लेकिन वे शब्द जो वाक्य से बाहर लिखे जाते हैं वो क्या होते हैं? शब्द कहलाते हैं। कोई शब्द है जब वाक्य से बाहर लिखा जाएगा तो वही शब्द क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। जबकि वही शब्द अगर वाक्य में लिख दिया गया है तो क्या हो जाता है? पद हो जाता है। तो आप बोल सकते हैं कि ऐसे शब्द जो वाक्य में रखे जाने योग्य हो जाते हैं या जो वाक्य में रखे जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं पद। लिख सकते हैं ऐसे शब्द जो वाक्य में रखे जाने योग्य हो जाते हैं या योग्यता प्राप्त कर लेते हैं, तो उन्हें बोलते हैं पद। जैसे एक शब्द है लड़का। जब लड़का अकेले लिखा रहेगा तो ये कहलाएगा शब्द, जबकि अगर ऐसे लिखा जाएगा लड़का खाना खाता है, तो ये लड़का शब्द जो है ये वाक्य में लिखा गया है, वाक्य के अंतर्गत लिखा गया है। तो यही लड़का जब वाक्य में लिखा जाएगा तो पद हो जाएगा, और जब यही लड़का अकेले लिखा रहता है तो हो जाता है शब्द। और कोई शब्द जब वाक्य में रखे जाने की योग्यता को प्राप्त कर लेता है तो वो शब्द क्या होता है? पद हो जाता है। ठीक है ना। जैसे कोई व्यक्ति है, अलग अलग स्थानों के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार उसका जो पद है, मान है, बदलता रहता है। ठीक है। ठीक, तो जो लड़का शब्द है अगर केवल लड़का लिखा रहेगा तो होगा शब्द। अगर इस प्रकार से वाक्य में शामिल होगा लड़का खाना खाता है तो ये क्या हो जाएगा? वही शब्द जो हो जाता है पद में बदल जाता है। ठीक, इतना समझ में आया होगा आशा करते हैं। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। इसके बाद होता है वाक्य। पद के बाद होता है वाक्य। तो पदों के समूह को, शब्दों के समूह को हम बोलते हैं वाक्य। जैसे अभी मैंने लिखा था कि लड़का खाना खाता है। ठीक, तो ये क्या है? एक प्रकार सेंटेंस है, एक वाक्य है। ठीक है, जिसमें कई सारे पद हैं। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद होता है अन्वित। अन्वित, अब जो अन्वित है वो कई सारे वाक्यों का समूह होता है, जिसे हम पैराग्राफ भी बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि लड़का खाना खाया, उसके बाद वो सो गया, उसके बाद उसने पढ़ाई किया। ठीक है, उसके बाद वो नहाया, या तमाम वाक्यों के जो समूह होता है वो होता है पैराग्राफ। ठीक है, अब 4-5 लाइनों में जो लिख देते हैं पैराग्राफ होता है, उसे पैराग्राफ को हम हिंदी में बोलते हैं अन्वित। ठीक है, तो आशा करते हैं इतना समझ में आया होगा। ठीक, अब भाषा की इकाइयों के ऊपर कभी कभी प्रश्न बन जाते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या होती है। समझ में आया? इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। चलिए उसको देखते हैं हम। ठीक, आशा करते हैं इतना आपको समझ में आ गया होगा। वर्ण क्या होते हैं? वर्णों के व्यवस्थित और सार्थक समूह को हम वर्णमाला बोलते हैं। ध्वनि के लिप चिन्हों को वर्ण कहा जाता है। ऐसी ध्वनि जिनके और भाग किया जा सके, मतलब ऐसी ध्वनि जिनको और तोड़ा जा सके, वो क्या होते हैं? वर्ण होते हैं। उसके बाद अक्षर क्या होता है? ऐसी ध्वनि जिनके और भाग नहीं होते हैं, जिनके और खंड नहीं हो सकते हैं, वो क्या होते हैं? अक्षर होते हैं।
शब्द क्या होते हैं, वर्णों के मेल से शब्दों का निर्माण होता है। ठीक, उसके बाद पद क्या होते हैं, ऐसे शब्द जो वाक्य में रखे जाने की योग्यता को प्राप्त कर देते हैं, वो होते हैं पद। ठीक है, अब अनेक पदों से मिलकर के एक वाक्य बनता है, जैसे लड़का खाना खाता है, इसमें एक से अधिक पद हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये वाक्य होता है। अब अनेक वाक्यों से मिलकर के क्या होता है, एक अन्वय बनता है, जिसे हम बोलते हैं पैराग्राफ। ठीक, तो आशा करते हैं इतना समझ में आया होगा। अब भाषा की इकाई से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं आपके परीक्षा में, उस पर चलिए थोड़ा सा चर्चा करते हैं। देखिए, कभी कभी प्रश्न बनता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आप बताइएगा वर्ण। अगर आपसे पूछता है भाषा की सबसे छोटी लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आप बताइएगा वर्ण। अगर आपसे पूछता है कि मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आप बताइएगा ध्वनि। ठीक है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। वर्ण कहलाती है। एक प्रकार से और बन सकता है, मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि कहलाती है। ठीक, उसके बाद आपसे प्रश्न बन सकता है, पूछा भी गया है, स्तरीय परीक्षाओं में पूछा जाता है, जैसे कि दरोगा जैसे परीक्षा में पूछा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या होती है। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या होती है, तो भाषा की सबसे छोटी जो सार्थक इकाई होती है वो होती है शब्द। कैसे, देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि भाषा की सबसे छोटी जो इकाई होती है वर्ण होती है, मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है ध्वनि होती है, लेकिन सभी ध्वनियाँ सार्थक नहीं होती हैं। जैसे मान लीजिए अभी ये पेन मेरे हाथ से छूट करके नीचे ज़मीन पर गिर जाए, तो जो ध्वनि उत्पन्न होगी वो ध्वनि ज़रूरी नहीं है कि सार्थक हो। ठीक है, लेकिन कुछ ध्वनियाँ सार्थक होती हैं, जैसे कि जज साहब होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, वो जब हथौड़े को ठोकते हैं मेज़ पर, तो उसका तात्पर्य ये होता है कि शांत रहिए। ठीक है, जज के द्वारा हथौड़े को ठोके जाने का तात्पर्य ये है कि कृपया शांत रहिए। लेकिन अगर मेरे हाथों से पेन छोड़ कर गिर जाए और कोई ध्वनि उत्पन्न हो, तो उसकी कोई सार्थकता नहीं है, उसका कोई सार्थक अर्थ नहीं होता है। तो कि ध्वनि क्या होती हैं, सभी ध्वनियाँ सार्थक नहीं होती हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई सार्थक इकाई क्या है। ठीक है ना, अगर केवल सबसे छोटी इकाई पूछा जाएगा तो आप वर्ण बताइएगा। ठीक है, और मौखिक भाषा सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा सार्थक इकाई, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या होती है, तो आप बताइएगा शब्द। शब्द के माध्यम से हम सार्थकता को देख पाते हैं। जैसे मान लीजिए अभी लड़का दे दिया जाएगा, तो आपको पता है कि किसी एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जो पुरुष लिंग का है। ठीक है, लड़का उसे बोल सकते हैं। ठीक है, या कोई भी चीज़, अगर मान लीजिए मैंने बोला पेन, या मैंने बोला कि किताब, या कि मैंने बोला कॉपी, तो आप कम से कम चीज़ों को समझ पा रहे हैं कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो शब्द होते हैं वो सार्थकता को निश्चित करते हैं, वो सार्थक अर्थ देते हैं, जबकि जो ध्वनियाँ होती हैं सभी ध्वनियाँ सार्थक नहीं होती हैं। हालांकि कुछ ध्वनियाँ सार्थक भी होती हैं, लेकिन सभी ध्वनियाँ सार्थक नहीं होती हैं। ठीक है, इतना आशा करते समझ गए होंगे आप लोग। ठीक, उसके बाद आप लोग बोल सकते हैं कि आप एक प्रश्न बन सकता है, भाषा की पूर्ण इकाई क्या है। भाषा की पूर्णतम इकाई क्या है। भाषा की पूर्णतम इकाई क्या
है। ठीक, तो इसमें उत्तर दीजिएगा आप लोग वाक्य। वाक्य, ठीक। जैसे मान लीजिए कि मैंने लिख दिया वह लड़का खाना खाता है। तो मैंने एक वाक्य लिखा है कि वह लड़का खाना खाता है। ये क्या है? वाक्य है। ये एक पूर्ण अर्थ दे रहा है। पूर्णतम इकाई का मतलब जब कोई पूर्ण अर्थ दे तो उसे बोलता है पूर्णतम इकाई। ठीक है, जैसे मैं अभी बोल दूं केवल वह, तो केवल वह से आपको बहुत ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया होगा कि आखिर मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, वह क्या है। या मैं बोल दूँ वह लड़का, तो आप समझेंगे कौन लड़का। ठीक है ना, मैं पूरा का पूरा नहीं बोल रहा हूँ, अपने बात को पूरा नहीं व्यक्त कर रहा हूँ, तो आप लोग थोड़ा सा अटक करके रह जाएंगे, समझ नहीं पाएंगे मेरी बात को। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि वह लड़का खाना खाता है, तो कम से कम एक वाक्य पूरा हम बोल रहे हैं और आपको कुछ अर्थ स्पष्ट हो रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाए भाषा की पूर्णतम इकाई क्या होती है, तो आप बताइएगा वाक्य। ठीक है, समझ में आया इतना? ठीक है, तो इतना यह मैंने आपको इधर का उधर बताया। क्यों बताया? क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन ही जाते हैं। ठीक है ना, आप लोग इसको चीज़ों को समझिएगा। ठीक है, और जब एक अच्छे लेवल में आप तैयारी कर रहे हैं, दरोगा जैसी परीक्षाओं को देंगे या लेखपाल जैसे परीक्षाओं को, तो चीज़ों को अच्छे तरीके से जानिए। और आगे भी मैं ऐसे ही आप लोग को एक स्तर तक आप लोगों को सिखाता रहूँगा। ठीक है, बस आप लोग मेरे साथ बने रहिए। ठीक है, चलिए हम अब शुरू करते हैं स्वर क्या होता है। ठीक, स्वर क्या होता है। अभी मैंने आपको वर्ण से संबंधित, अक्षरों से संबंधित, शब्दों से संबंधित या पद और वाक्य संबंधित, अन्वित संबंधित चीज़ों को बताया मैंने। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं कि जो वर्णों के व्यवस्थित सार्थक समूह है वो क्या कहलाते हैं? वर्णमाला। अब वर्णमाला को हम दो भागों में बांट देते हैं। एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। ठीक, तो व्यंजन को मैं अगले टॉपिक में, अगले वीडियो के माध्यम से कवर करूंगा। जो आज का तो हमारा टॉपिक है मुख्य रूप से स्वर है। ठीक है, चलिए देखते हैं स्वर क्या होता है। चलिए, अगर स्वरों की परिभाषा आपसे पूछी जाए तो आप बता सकते हैं कि ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित किए जाएं, वे स्वर कहलाते हैं। ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित किए जाएं वो क्या कहलाते हैं? स्वर। जबकि अगर आप इसके विपरीत अगर आप व्यंजनों की परिभाषा देखेंगे तो उसकी परिभाषा यह होती है कि ऐसे वर्ण, इस प्रकार के वर्ण जिनके उच्चारण में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है वो कहलाते हैं व्यंजन। लेकिन स्वरों के उच्चारण में हमें किसी भी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी होती है, वो क्या कहलाते हैं? स्वर। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण हम अबाध रूप से करते हैं, कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती है, वो होते हैं स्वर। ठीक है ना, स्वरों के उच्चारण में हमें व्यंजनों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, जबकि व्यंजनों के उच्चारण में हमें स्वरों की सहायता लेनी आवश्यक है। आप लिखने को तो लिख सकते हैं, व्यंजनों को बिना स्वरों की सहायता से लिख तो सकते हैं लेकिन बोल नहीं सकते हैं। ठीक है ना, कैसे? जैसे मान लीजिए अभी यहाँ पे आप लिखते हैं क, लिखते हैं म, ल। अब आप समझ रहे होंगे ये जो क है ये केवल क व्यंजन है, लेकिन इसमें स्वर शामिल है, अपने आप अंतर्निहित है। ठीक है, अगर इसको हम वर्ण विन्यास करेंगे तो क ऐसे हो जाएगा। ठीक, हलंत लगा होता है, इसका मतलब आधा है। ठीक है, इसका मतलब ये स्वरों के बिना है। ठीक है, जब स्वरों के बिना हम व्यंजनों को लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे, ऐसे हलंत लगाओ नीचे और आ अलग हो जाता है। ठीक, तो इसमें आ अंतर्निहित है, इसमें और इसमें भी आ अंतर्निहित है, ल में भी आ है। ठीक, तो आप बिना किसी भी व्यंजन को आप बिना स्वर की सहायता से बोल ही नहीं सकते हैं। लिखने को तो आप लिख सकते हैं अलग अलग ऐसे, लेकिन जब बोलेंगे तो अपने आप से आ उसमें शामिल रहेगा। ठीक, लेकिन जो स्वर होते हैं इनको बिना व्यंजनों की सहायता से उच्चारित किया जा सकता है और लिखा भी जा सकता है। समझ में आया ना? तो स्वर क्या होते हैं? ऐसे वर्ण जिनको हम बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से
उच्चारित कर सकते हैं, लिख सकते हैं, वो कहलाते हैं स्वर। ठीक, चलिए अब ये कई प्रकार से होते हैं, इनका हम विभाजन करते हैं अलग अलग आयामों के आधार पर, इनका हम विभाजन करते हैं। जैसे कि उच्चारण स्थान के आधार पर अगर विभाजन करें तो ये कई प्रकार के होते हैं। जैसे कि पहला जो हमारा प्रकार होगा ह्रस्व स्वर या मूल स्वर। ठीक, इनकी संख्या होती है 4। इसमें आता है ह्रस्व अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ और री, जिनकी संख्या होती है 4 टोटल। इन्हें हम बोलते हैं मूल स्वर, ह्रस्व स्वर। ठीक है, ह्रस्व का मतलब क्या होता है? छोटा, और दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा। ह्रस्व का मतलब होता है छोटा और दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। तो ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में हमें बहुत कम समय लगता है वो होते हैं ह्रस्व स्वर, और ऐसे स्वर जो किसी अन्य स्वरों से मिलकर के नहीं बने हैं उन्हें बोलते हैं मूल स्वर। ठीक है, और ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में हमें अधिक समय लगता है उन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? दीर्घ स्वर बोलते हैं। ठीक है, चलिए इन्हें मूल क्यों कहा गया है? क्योंकि ये बेसिक हैं, इन चारों का जन्म मतलब स्वतः प्राकृतिक रूप से हुआ है। अगर इन्हीं चारों को आपस में हम जोड़ें एक दूसरे से तो चलिए अभी आगे आप देखेंगे कि अन्य स्वरों का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, जितने भी अन्य स्वर बच रहे हैं उन स्वरों का निर्माण इन्हीं चारों से होता है, इसलिए इन्हें बोलते हैं मूल स्वर। ठीक है, यह ह्रस्व स्वर। ह्रस्व का मतलब क्या होता है? लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, मैं बोल दे रहा हूँ कि ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में हमें बहुत कम समय लगता है वो कहलाते हैं ह्रस्व स्वर। ठीक है, समझ में आया? जिनकी संख्या होती है 4, उसमें कौन कौन से आते हैं? ह्रस्व अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ और ह्रस्व री। ठीक, उसके बाद जो हमारा दूसरा स्वर है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर का मतलब होता है ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा अधिक समय लगता है उन्हें बोलते हैं दीर्घ स्वर। इसमें 7 आते हैं, दीर्घ अ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, आए, ओ, औ। ठीक है, इनकी संख्या जो होती है 7 होती है। ठीक, इतना समझिएगा। इन 4 स्वरों का जो जन्म हुआ है वो प्राकृतिक रूप से हुआ, स्वतः हुआ है, लेकिन अभी इन जो 7 स्वरों का जन्म हुआ है वो इनसे हुआ है, इसलिए इन्हें मूल बोला जाता है और इन्हें क्या बोला जाता है? दीर्घ बोला जाता है। इसमें भी और अलग अलग प्रकार हैं, मैं इसी में समझाने का आपको प्रयास कर रहा हूँ, समझिएगा। ठीक है, देखिए मैंने आपको बताया कि मूल स्वरों की संख्या जो होती है 4 होती है, क्योंकि इनका जब जन्म हुआ प्राकृतिक रूप से हुआ है। ठीक है, ये किसी अन्य स्वरों से नहीं जन्मे हुए हैं, इसलिए इनका जो नाम है मूल स्वर है, इनकी संख्या 4 होती है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि दीर्घ जो स्वर होते हैं इनकी संख्या होती है 7। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा और ह्रस्व का मतलब होता है छोटा। मतलब उच्चारण स्थान के आधार पर अगर हम विभाजन करें स्वरों का तो ऐसे स्वर जिनमें एक मात्राएं होती हैं, जिनके उच्चारण में हमें समय कम लगता है उन्हें बोलते हैं ह्रस्व स्वर। और उसके बाद ऐसे स्वर जिनमें 2 मात्राएं होती हैं और जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगता है उन्हें बोलते हैं दीर्घ स्वर। ठीक है, उसके बाद दीर्घ मैंने आपको बताया कि दीर्घ स्वरों की संख्या है 7 है। इसमें 7 प्रकार के हैं, दीर्घ आ, दीर्घ उ, दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ, औ। 7 प्रकार के स्वर हैं। अब इनके अलग अलग कुछ नाम होते हैं। जो इसमें बड़ा आ है, बड़ी ई है, बड़ा उ है, इसको हम बोलते हैं दीर्घ। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, मतलब ज़्यादा मात्रा वाले स्वर। ठीक है ना, उसके बाद इसके एक से अधिक नाम है। ठीक है, इसी आ और ई को और उ को बोल सकते हैं दीर्घ, मूल दीर्घ स्वर बोल सकते हैं। इसी को बोलते हैं सजातीय स्वर। ठीक है, कैसे? मूल दीर्घ का मतलब क्या है कि जो ये मूल स्वर हैं अ, ई, उ, इन्हीं का दीर्घ बन जाए अगर, इन्हीं का बड़ा बन जाए अगर। ये जो अ है यहाँ पे ह्रस्व एक मात्रा वाला स्वर है, ह्रस्व ई एक मात्रा वाला स्वर है, और जो उ है ह्रस्व उ एक मात्रा वाला स्वर है। अगर इन्हीं में एक एक मात्रा और जोड़ दिया जाए, 2-2 मात्रा के हो जाए और अर्थात दीर्घ बना दिया जाए तो वही सेम स्वर हो जाता है मूल दीर्घ स्वर। ठीक है, ये मूल है, अगर इन्हीं का दीर्घ बना दिया जाए तो मूल दीर्घ हो जाता है। री का हिंदी वर्णमाला में री का दीर्घ स्वर नहीं होता है। ठीक है ना, री का दीर्घ नहीं होता है। समझ में आया? इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं दीर्घ में,
क्योंकि री का जो होता है दीर्घ नहीं होता है, ठीक। इन्हीं तीनों का दीर्घ होता है, अ ई उ का दीर्घ होता है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, इसलिए इन तीनों को बोला जाता है मूल दीर्घ स्वर बोला जाता है। और इन्हें ही सजातीय स्वर कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो आ का मूल दीर्घ आ का निर्माण हुआ है वो आ प्लस आ से मिलकर के हुआ है, और जो दीर्घ ई का निर्माण हुआ है वो ह्रस्व ई प्लस ह्रस्व ई से हुआ है, और जो दीर्घ उ का निर्माण हुआ है वो ह्रस्व उ प्लस ह्रस्व उ से मिलकर के हुआ है। तो यहाँ पे दो समान जाति वाले स्वर मिलकर के एक दीर्घ स्वर बना रहे हैं। ई में ई ही जुड़ रहा है तो बड़ी ई बन रही है, और छोटा उ में छोटा उ ही जुड़ रहा है तो बड़ा उ बन रहा है। मतलब ये जो स्वर जुड़ रहे हैं आपस में ये समान जाति वाले हैं, एक ही तरीके के दो स्वर हैं। देखिए यहाँ पे एक ही तरीके के दो स्वर जुड़ करके आपस में एक बड़े स्वर का निर्माण कर रहे हैं, तो ये बोले जाते हैं सजातीय स्वर। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ। समझ में आया? उसके बाद ए आय ओ आव है, इन्हें विजातीय स्वर बोला जाता है। क्यों इन्हें विजातीय इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनका जो निर्माण होता है वो दो विभिन्न जातियों वाले स्वरों से मिलकर के होता है, ठीक है। जैसे ए है तो इसका मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे पूछा भी जाता है। जो ए का निर्माण होता है वो आ अथवा दीर्घ आ प्लस ह्रस्व ई अथवा दीर्घ ई से होता है। जो ए का निर्माण आ का निर्माण होता है उसका निर्माण होता है ह्रस्व आ अथवा दीर्घ आ धन ए से मिलकर के होता है। जो ओ का निर्माण होता है वो ह्रस्व आ अथवा दीर्घ आ धन ह्रस्व उ अथवा दीर्घ उ से मिलकर के होता है। उसके बाद जो औ का निर्माण होता है इसका निर्माण ह्रस्व आ अथवा दीर्घ आ धन ओ से मिलकर के होता है, ठीक। अभी जो ए बन रहा है चाहे छोटा आ हो या बड़ा आ हो, उसके बाद चाहे छोटी ई आए चाहे बड़ी ई आए, इसमें चार कंडीशन बन सकता है। मैं एक आपको बता दे रहा हूँ समझाने की दृष्टि से। जैसे मान लीजिए ह्रस्व आ है, इसके बाद छोटी ई आया तो बन जाएगा तो बन जाएगा ए। मान लीजिए बड़ा आ है, यहाँ पे बड़ा मतलब दीर्घ आ है और यहाँ पे छोटी ई ही है तब भी बन जाएगा ए। मान लीजिए यहाँ पे ह्रस्व आ है और बड़ी ई आए तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे ए बन जाएगा। और मान लीजिए दोनों बड़ा बड़ा है, मतलब दीर्घ आ के साथ दीर्घ ई आ जाए तो भी ए ही बनेगा। तो चार कंडीशन इसमें बन सकता है, प्रत्येक दशा में चार कंडीशन बनेगा, ठीक है। चाहे छोटा आ आए या बड़ा आए, उसके बाद चाहे छोटी ई आए चाहे बड़ी ई आए, ठीक है। तो ह्रस्व आ अथवा दीर्घ आ धन ह्रस्व ई अथवा दीर्घ ई के साथ मिलने से, इनके जोड़ने से, इनके मेल से ए का निर्माण होता है, ठीक है ना। समझ में आया? उसके बाद चाहे छोटा आ है या बड़ा आ है, उसमें जब ए जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, आय बन जाता है, ठीक। इस प्रकार से आय यहाँ बन जाता है। अब यहाँ पे मैं इन स्वरों को जो ए आय ओ औ है इनको मैं क्यों बोल रहा हूँ विजातीय स्वर? ये विजातीय स्वर इसलिए हैं कि विभिन्न जाति के स्वर मिल करके, यहाँ पे देखिए अ में ई मतलब ये दोनों अलग प्रकार के स्वर हैं, ये दोनों अलग प्रकार के स्वर हैं, ये दोनों अलग हैं, ये अलग है। अब ये आ अलग है और उ अलग है। यहाँ पे विभिन्न जातियों वाले स्वर मिल करके एक नए स्वर का निर्माण कर रहे हैं, तो इसलिए इन्हें बोला जाता है विजातीय स्वर बोला जाता है। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे अ में आ ही जुड़ेगा तो दीर्घ आ बनेगा, ई में ई जुड़ेगी तो दीर्घ ई, उ में उ जुड़ेगा तो दीर्घ उ। तो समान जाति वाले स्वर वहाँ पे मिल रहे थे, इसलिए वो सजातीय था। यहाँ पे विभिन्न जातियों वाले स्वर मिल रहे हैं तो यह विजातीय है, ठीक है। आशा करते हैं समझ में आया होगा। और इसको समझने के लिए जो ए है इसमें यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ठीक। देखिए संस्कृत में इन स्वरों का उच्चारण कैसे किया जाता था। जो आय है यहाँ पे उसका उच्चारण होता था संस्कृत में आई, ठीक है। संस्कृत में आय का उच्चारण आई के द्वारा, आय के जैसे किया जाता, जैसे आज बोलते हैं, आज भी कुछ लोग हिंदी में भी बोलते हैं, गाँवों की भाषा में बोलते हैं आइनक, ठीक है। तो आइनक का मतलब अ ई, जब यहाँ पे आय लगा हुआ है तो अ ई, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है अ ई, ठीक है। देख लीजिए सभी जगहों पे आ ई है। तो आइनक, इसी से ए बन रहा है और इसी ए का दीर्घ क्या होगा, आय होगा, ठीक है। तो आइनक जो बनता है उसमें आ ई,
आई, ठीक है। इसलिए ये इनका जो निर्माण हो रहा है आ अथवा दीर्घ आ, ई अथवा दीर्घ ई से हो रहा है, ठीक है। उसके बाद जो औ बनता है, औ बनता है, तो जैसे मान लीजिए कुछ लोग बोलते हैं कि औरत, औरत, आ उ, तो यहाँ पे जो इसका निर्माण हो रहा है ह्रस्व अ अथवा दीर्घ अ प्लस ह्रस्व उ अथवा दीर्घ उ से हो रहा है, ठीक है। और जब ओ बन जाएगा इससे, तो इसी का दीर्घ जो होता है औ होता है, ओ का दीर्घ औ होता है, ए का दीर्घ ए होता है, ठीक है ना। आ अथवा दीर्घ आ प्लस ओ से हो जाएगा औ। समझ में आया, ठीक है। इसी को बोलते हैं संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर क्यों बोला जाता है? आपसे कभी कभी संख्या भी पूछ लेता है कि संयुक्त स्वर की संख्या कितनी है, तो 4 संख्या है इनकी। अगर संयुक्त स्वर पूछा जाएगा तो 4 है, विजातीय स्वर 4 हैं, सजातीय स्वर 3 हैं, मूल दीर्घ स्वर 3 हैं, और ह्रस्व स्वर कितने हैं? 4 हैं। आशा करते हैं इतना समझ में आया होगा, ठीक है। और चलिए इसके आगे वाला स्वर देखते हैं। हमारा जो अगला स्वर है पुलुप्त स्वर, इसको आप लोग देख लीजिएगा। पुलुप्त स्वर, इसमें जैसे आता है ओम, चलिए इसमें देखते हैं। चलिए फिर हमारा अगला स्वर जो है पुलुप्त स्वर, इसमें आते हैं ओम, हे राम इत्यादि, ठीक। तो पुलुप्त स्वर कौन कौन से स्वर होते हैं? मैंने आपको बताया ह्रस्व स्वर, एक मात्र इन्हें बोला जा सकता है एक मात्रा वाले स्वर। जो ह्रस्व स्वर हैं उन्हें एक मात्रा वाले स्वर आप बोल सकते हैं। जो दीर्घ स्वर हैं उन्हें आप 2 मात्रा वाले स्वर बोल सकते हैं। और जो पुलुप्त स्वर हैं उन्हें आप 1 से 2 से अधिक मात्रा वाले स्वर बोल सकते हैं, ठीक है। सबसे कम समय लगता है ह्रस्व स्वरों के उच्चारण में, उससे ज़्यादा समय लगता है दीर्घ स्वरों के उच्चारण में, और उससे भी ज़्यादा समय लगता है पुलुप्त स्वरों के उच्चारण में, ठीक है। तो इसमें समानता ओम, जैसे कि किसी भी अगर शब्द का हम उच्चारण कर रहे हैं लय के साथ, ओम और हे राम, तो इस प्रकार से इनके उच्चारण में सर्वाधिक समय लगता है, इसलिए इनका जो नाम रखा गया है पुलुप्त स्वर, ठीक है। उसके आगे चलिए देखते हैं जो अगला प्रकार है हमारा। एक होता है अयोगवाह, अयोग वाह। अयोग वाह में कौन कौन आता है? अंग और अ, इनको बोलते हैं अनुस्वार, अनुस्वार बोलते हैं, इनको बोलते हैं विसर्ग, विसर्ग, ठीक है। अयोग वाह वाले जो हैं अनुस्वार और विसर्ग हैं, जो इनकी जो गणना की जाती है, ये तो ना तो स्वरों में आते हैं और ना तो व्यंजनों में आते हैं, ठीक है। इनकी गणना नहीं की जाती फिलहाल, आप लोग जान लीजिए, ठीक है। तो इतना आशा करते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर अगर हम स्वरों का विभाजन करेंगे तो इतने प्रकार के स्वर बनते हैं, ठीक है। इसमें एक और आता है लृ, एक और आता है लृ। जो लृ है ये संस्कृत काल में स्वर माना जाता था, लेकिन वर्तमान में स्वर नहीं माना जाता है, ठीक है। संस्कृत काल में स्वर माना जाता था, मतलब संस्कृत व्याकरण में इसको स्वर माना जाता है, लेकिन हिंदी में नहीं माना जाता, ठीक है ना। चलिए उसके बाद एक और होता है इसमें ओ, इसको बोलते हैं आगत या मेहमान स्वर, ठीक। ये जैसे लिखा जाएगा अगर डॉक्टर, डॉक्टर, तो इसमें लगा हुआ है आगत या मेहमान स्वर, ठीक। समझ में आया? इसको बोलते हैं आगत या मेहमान स्वर। अ है, जैसे डॉक्टर शब्द लिखा जाता है तो उसमें आगत या मेहमान स्वर लगता है, ठीक है। तो उच्चारण स्थान के आधार पर हम स्वरों का विभाजन कर दिए हैं। चलिए उसके आगे हम देखते हैं जिह्वा के आधार पर स्वरों का विभाजन, ठीक है। जिह्वा के आधार पर स्वरों का विभाजन। इसके पहले जो मैंने आपको बताया
ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर और अयोगवा स्वर, इनका विभाजन हम किए थे उच्चारण स्थान के आधार पर, ठीक है ना। ठीक, अब जो जिह्वा के आधार पर हम क्यों कर रहे हैं, जैसे जो जिह्वा हमारी है, किसी भी मात्रा के उच्चारण में जिह्वा का महत्वपूर्ण एक प्रकार से स्थान होता है, महत्वपूर्ण सहायक के रूप में कार्य करती है। जिह्वा हमारी जो है ये सहायक के रूप में कार्य करती है, किसी भी मात्रा, किसी भी वर्ण या ध्वनि के उच्चारण में जिह्वा जो हमारी है सहायक के रूप में कार्य करती है। तो कौन कौन से ऐसे स्वर हैं जो जिह्वा के अग्रभाग से उच्चारित किए जाते हैं, कौन कौन से स्वर हैं जो जिह्वा के मध्य भाग से उच्चारित किए जाते हैं या उनके जन्म होता है, या कौन कौन से ऐसे स्वर हैं जो जिह्वा के पिछले भाग से उच्चारित किए जाते हैं, मतलब जिह्वा के अगले भाग से, मध्य भाग से और पिछले भाग से कुछ स्वरों का जन्म होता है, कुछ स्वरों का हम उच्चारण करते हैं। तो पूछा जाता है कि कौन सा स्वर अग्र स्वर है, कौन सा स्वर पक्ष स्वर है और कौन सा स्वर मध्य स्वर है, ठीक है। चलिए देखते हैं। 3 प्रकार के होता है, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। जो अग्र स्वर होंगे उनका उच्चारण जिह्वा के अगले भाग से किया जाता है, जो मध्य स्वर होंगे उनका उच्चारण जिह्वा के बीचों बीच या बीच के भाग से, मध्य के भाग से किया जाता है, और जो पश्च स्वर होंगे वो जिह्वा के पिछले भाग से जन्मे होते हैं, उनका जो उच्चारण किया जाता है जिह्वा के पिछले हिस्से से किया जाता है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। जैसे पहला है अग्र स्वर, ठीक, इसमें आता है ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ए और ऐ। उसके बाद आता है मध्य स्वर, इसमें केवल आता है ह्रस्व अ। उसके बाद आता है पश्च स्वर, इसमें आता है दीर्घ अ, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, ओ, औ, ठीक है। इतना आता है इसमें। एक और आता है आगत, आगत। तो यहाँ पे हम लिख दिए हैं अग्र स्वर जो है, इसमें ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ए, ऐ, ये जो 4 प्रकार के स्वर हैं, इनका जो उच्चारण किया जाता है वो जिह्वा के अगले भाग से किया जाता है, इसलिए इन्हें बुलाता है अग्र स्वर। और केवल जो ह्रस्व आ है इनका उच्चारण जो होता है जिह्वा के बीच के हिस्से से मध्य भाग से किया जाता है, इसलिए इन्हें बुलाता है मध्य स्वर। और दीर्घ आ, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, ओ, औ और आगत स्वर जो होता है, जो डॉक्टर में लगता है, ये इतने स्वर हैं जो जिह्वा के पिछले हिस्से से उच्चारित किए जाते हैं, अर्थात इनका जन्म जो होता है जिह्वा के पिछले भाग से होता है, तो इन्हें बोला जाता है पश्च स्वर बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, 2 प्रकार से विभाजन हो गया। एक आपका विभाजन हो गया एक प्रकार से उच्चारण स्थान के आधार पर, और दूसरा विभाजन हो गया जिह्वा के आधार पर। चलिए हम देखते हैं अब इनका उच्चारण स्थान क्या होता है। उच्चारण स्थान का मतलब हमारे शरीर में कुछ स्वर तंत्रियाँ हैं जिनके माध्यम से हम ध्वनि का एक प्रकार से निर्माण करते हैं। जैसे मान लीजिए स्वर तंत्री है, एक दंत है और कंठ है और मूर्धा है, तालु है, ओष्ठ है। तो ये कुछ स्वर तंत्रियाँ हैं जो हमारे स्वर तंत्री का मतलब ऐसी ऑर्गन्स, ऐसी युक्तियाँ हमारे शरीर में हैं जिनके माध्यम से ध्वनियों का निर्माण होता है, ध्वनियों का जन्म होता है। तो आप लोगों से परीक्षा में पूछा जाता है कि निम्नलिखित स्वर या निम्नलिखित व्यंजन, निम्नलिखित वर्ण क्या उच्चारण स्थान क्या होगा। मतलब उच्चारण स्थान का मतलब अगर मान लीजिए कोई कह रहा है कि अ का उच्चारण स्थान कंठ है, तो इसका मतलब अ का उच्चारण स्थान कंठ होने का तात्पर्य यह है कि जो अ है उस अ ध्वनि का निर्माण जो हुआ है, जन्म जो हुआ है, वो कंठ वाले स्वर तंत्री से हुआ है, ठीक है। चलिए इसी को हम देखते हैं कौन से स्वर का जन्म किस स्वर तंत्री से हुआ है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम देख लेते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, ठीक। चलिए तो सबसे पहले लिखते हैं कंठ। इसमें आता है ह्रस्व अ, दीर्घ अ। उसके बाद तालु, इसमें आता है ह्रस्व ई, दीर्घ ई। उसके बाद मूर्धा,
इसमें आता है री। उसके बाद आता है दंत। दंत में कोई भी स्वर नहीं आते हैं, ठीक, दंत में कोई भी स्वर नहीं आते हैं। उसके बाद आते हैं ओष्ठ। ओष्ठ में ह्रस्व उ दीर्घ उ आते हैं, ठीक। उसके बाद अब यहाँ पे एक बचता है हमारा, कौन सा बच रहा है, कंठ। कंठोष्ठ। कंठोष्ठ में कौन कौन आएगा? कंठोष्ठ का मतलब होता है ऐसे स्वर जिनका उच्चारण स्थान दो उच्चारण स्थान है, ठीक है, कंठ और प्लस ओट्स, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसमें आते हैं ओ और औ। कैसे होगा इनका ओ औ? क्योंकि देखिए इनका है कंठ और इनका है ओष्ठ, तो आ का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है, और उ का होता है ओष्ठ। लेकिन जो ओ और औ है, इनका निर्माण जो हुआ है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इनका निर्माण दो प्रकार के स्वरों के मिलने से होता है। तो जो ओ का निर्माण हो रहा है वो ह्रस्व आ या दीर्घ आ प्लस ह्रस्व उ या दीर्घ उ से हो रहा है, तब बनेगा ओ। इसलिए जो इनका है, इनका क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा, और इनका क्या हो जाएगा? ओष्ठ हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल क्या हो जाएगा हमारा? अगर इनका पूछा जाएगा तो ओ का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप बताएंगे कंठ ओष्ठ। और आपसे पूछा जाएगा औ का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप बताएंगे कंठोष्ठ, ठीक है। इसी प्रकार से एक और बचा हुआ हमारा कंठ तालु। कंठ तालु, इसमें कौन कौन से आते हैं? ए आय। कैसे? जो ए का निर्माण हो रहा है, आपको पहले ही बताए थे कि ह्रस्व आ अथवा दीर्घ आ प्लस ह्रस्व ई अथवा दीर्घ ई से होता है। तो जो आ है इसका कौन सा है? कंठ है उच्चारण स्थान, और जो ई है इसका क्या है? तालु है, ठीक। तो टोटल मिला के क्या हो जाएगा? कंठ तालु। कंठ तालु में ए आएगा और आ आएगा, ठीक है। इतना आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। और एक हमारा और बचता है अभी अंग। इसे बोलते हैं नासिक या नासिका बोलते हैं अंग, ठीक है, जो अनुस्वार बोला जाता है। समझ में आया? तो उच्चारण स्थान के आधार पर हम स्वरों को विभाजित कर देते हैं। कंठ में आएगा ह्रस्व आ दीर्घ आ, तालु में आएगा ह्रस्व ई दीर्घ ई, मूर्धा में आएगा री, दंत में कोई भी स्वर नहीं आते हैं, ओष्ठ में आएगा ह्रस्व उ दीर्घ उ, और कंठोष्ठ में आएगा ओ औ, कंठ तालु में आएगा ए ऐ, और नासिका में आएगा अंग। नासिका का मतलब क्या होता है? नासिका का मतलब होता है ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण नाक के माध्यम से किया जाए, मतलब नाक से वायु ज़्यादा निकले, ठीक है। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में नाक से वायु ज़्यादा निकले उन्हें बोलते हैं नासिका, ठीक। तो जो अंग है वो क्या है? नासिका है, ठीक है। आशा करते हैं समझ में आया होगा। चलिए अब अगले आधार पर हम इसका विभाजन करेंगे। वृत्ताकार और अवृत्ताकार के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। वृत्ताकार और अवृत्ताकार का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि कुछ ऐसे स्वर हैं जिनके उच्चारण में जो हमारा ओठ है वो आगे ऐसे गोल रूप ले लेता है, वृत्त की भांति आगे उठा होता है, तो उन्हें बोला जाता है वृत्ताकार स्वर। और कुछ ऐसे स्वर हैं जिनके उच्चारण में हमारा जो ओठ है वो आगे ऐसे गोल रूप नहीं लेता है, ठीक है, वृत्त की भांति आकार नहीं लेता है, तो उन्हें बोला जाता है अवृत्ताकार स्वर, ठीक है। तो वृत्ताकार स्वर में कौन कौन से आते हैं, चलिए देखते हैं। इसमें ह्रस्व उ दीर्घ उ ओ और औ है, ठीक है ना। तो ये ऐसे स्वर हैं जिनके उच्चारण में हमारा जो ओठ है वो आगे उभरा होता है, एक गोल शेप में हो जाता है, ठीक है, एक वृत्ति की भांति आकार ग्रहण कर लेता है, तो उन्हें बोला जाता है वृत्ताकार स्वर, ठीक है। उसके बाद जो अगला आता है अवृत्ताकार।
इसमें आएगा अ, इसमें आएगा ई, दीर्घ ई, दीर्घ अ, और आएगा ए, और आएगा अ। ठीक है ना। तो इतने ऐसे स्वर हैं जो आवृत्ताकार स्वर में आते हैं। ठीक है ना। चलिए, और मैंने यहाँ पे एक चीज़ मैं यहाँ पे एक पॉइंट बता दे रहा हूँ। चलिए, यहाँ पे एक प्रश्न बन सकता है, किन स्वरों का ह्रस्व नहीं होता है? किन स्वरों का ह्रस्व नहीं होता है? तो जो ए होते हैं, आय होते हैं, ओ होते हैं और औ होते हैं। जो संयुक्त स्वर हैं, विजातीय स्वर हैं, ए, ऐ, ओ, औ, इनके ह्रस्व नहीं होते हैं, इनके छोटे नहीं होते हैं। समझ में आया ना। तो इनके ह्रस्व नहीं होते हैं। ठीक, क्लियर हुआ। ठीक, चलिए, तो मैंने आपको बताने का प्रयास किया है, आप लोगों के स्तर के हिसाब से बताने का प्रयास किया है कि स्वर क्या होते हैं। चलिए, मैंने इस वीडियो के माध्यम से अपने हिसाब से सब कुछ देने का प्रयास किया है। अगर इसमें कुछ कमी रह गई हो, ठीक है, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, और धीरे धीरे मैं आपको सब कुछ अच्छा देने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कुछ सहायता मिल रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है, और आने वाले अगले वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक है ना। मैं अगली वीडियो के माध्यम से व्यंजनों के बारे में बेहतर तरीके से चर्चा करने का प्रयास करूंगा। ठीक है ना। अगर इस वीडियो में कोई त्रुटि रह गई हो, ठीक है, या मैंने कोई चीज़ भूल के मान लीजिए छोड़ दिया हो, ठीक है, कभी कभी चीज़ें याद नहीं रहती हैं तो छूट जाती हैं कि मैंने इसको नहीं बताया, भूल गया। ठीक है, तो अगर कोई चीज़ हम भूल गए हों, फिलहाल हम भूले नहीं हैं, आप लोग के स्तर से ज़्यादा मैंने देने का प्रयास किया है। ठीक है, अगर कुछ भूल गए हैं तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। धन्यवाद।